Hello students, welcome to Value Update. This is our second session of business studies. Let's begin our session. So here we will discuss about planning. तो प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एक इफेक्टिव प्लान डिसाइड कर रहे होते हैं. इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज गिवन बाय कून्स एंड ओडोनिल. तो प्लानिंग एक डिसीजन है दैट इज टू बी टेकन इन एडवांस, मतलब कि हमको फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में हम प्लान कर रहे होते हैं. ये जो है एक गैप को पूरा करने का काम करता है, मतलब हम कहाँ पे और हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये जो है फिल करने का काम प्लानिंग करती है ना. प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो याद रखना, ये पहला फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है ये फोकस पॉइंट होता है मैनेजमेंट का. ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है. ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस हम कह सकते हैं, जहाँ पे दिमाग का यूज होता है. ये कंटिन्यूअस डायनामिक यानी एवर चेंजिंग प्रोसेस है और परवेजिव प्रोसेस है. ठीक है, एडवांस में करनी होती है. इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक फोरकास्टिंग. तो फोरकास्टिंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेंड जो होता है, कोई रेलिवेंट फैक्टर जो ऑपरेटिंग है, मे बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हो सकता है बाहर का, उसके लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं. उसके हिसाब से इफेक्टिव प्लान बनता है. तो प्लानिंग एक मैक्रो कॉन्सेप्ट, याद रखना. प्लानिंग में हम सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, फोरकास्टिंग इसके अंदर ही आ जाता है, जबकि फोरकास्टिंग एक माइक्रो चीज है. ठीक है, देन फोरकास्टिंग है ना बेसिकली डन की जाती है, मतलब फोरकास्टिंग जो है मिडल और लोअर मैनेजमेंट पे होती है, जबकि प्लानिंग जो है टॉप मैनेजमेंट पे होती है. ये सारी चीजें याद रखना है आपको. ठीक है, देन अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, देन प्रीमाइजेस स्टैब्लिश किए जाते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें. देन अल्टरनेटिव्स डेवलप होते हैं, और वो सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो उसमें इवेलुएट करके उसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. देन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके हिसाब से फॉलो अप एक्शन लिया जाता है, एंड द लास्ट इज फीडबैक. अब प्लान जो है किस तरह के होते हैं? टाइम की बेसिस पे देखें तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान होता है. लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप मैनेजमेंट प्लान, मिडल मैनेजमेंट प्लान एंड लोअर मैनेजमेंट प्लान होता है. देन यूजेस के हिसाब से सिंगल यूज प्लान होता है जो सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए यूज होता है. स्टैंडिंग और कंटिन्यूस प्लान यानी जो ओवरऑल चलता रहता है वो प्लान. ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल दो होता है, फॉर्मल प्लान एंड इनफॉर्मल प्लान. देन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के हिसाब से माइक्रो प्लान होता है, मतलब जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता है. दूसरा प्लान होता है मैक्रो प्लान, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन यानी होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो रूटीन प्लान होता है जो रूटीन एक्टिविटीज के लिए होता है. देन एक होता है इमरजेंसी प्लान. ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के हिसाब से रिएक्टिव प्लान होता है, मतलब जब प्रॉब्लम फेस कर ली उसके बाद जो प्लान हम अप्लाई करते हैं दैट इज रिएक्टिव प्लान. एक दूसरा प्लान होता है नेचर के हिसाब से प्रोएक्टिव प्लान, यानी कि प्रॉब्लम होने से पहले ही हम वो प्लान अप्लाई करते हैं, दैट इज प्रोएक्टिव. अब बात करें तो एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं प्लानिंग में. तो सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब ये मेन चीज है, सेंटर है प्लानिंग का, और ये वही चीज, मतलब हम कह सकते हैं ये वो टारगेट या स्टैंडर्ड होता है जिसको हमें अचीव करना होता है. देन पॉलिसी, ठीक, ऑब्जेक्टिव होता है. देन पॉलिसी, पॉलिसी यानी कि जनरल जो गाइडलाइंस होती हैं जिससे हम डिसीजंस लेते हैं एक रिपीटेटिव सिचुएशन में. देन प्रोसीजर, तो ये एक सीक्वेंस या हम कह सकते हैं स्टेप्स जो हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं. देन मेथड्स, तो ये एक सब प्रोसीजर है, ये डिफाइन करता है डिटेल्स कि किस कौन से स्टेप्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं. ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें. देन रूल्स, रूल्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. देन प्रोग्राम, तो ये एक स्टेटमेंट होता है जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट में होता है, जिसका पूरा शेड्यूल होता है, और इसमें क्या होता है कि कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी, कौन सी एक्टिविटीज़ नेसेसरी होती हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम में होती हैं. तो यहाँ पे ये जो है हमें कितना रिसोर्स चाहिए और कौन सा टाइम होगा, इसके साथ साथ हमें एक्टिविटीज का सीक्वेंस भी डिसाइड करना होता है प्रोग्राम में ना. बजट, तो यहाँ पे ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक स्टेटमेंट होता है कि कितना हमें फ्यूचर पीरियड में कितना हमारा एक्सपेक्टेड इनकम या एक्सपेंडिचर हो सकता है. एक
आने वाले ईयर के लिए ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, और ये जो है क्वांटिटेटिव रिसोर्सेस फॉर्म में होता है ना स्ट्रेटजी, यानी कि जब हम जो है कोर्स ऑफ एक्शन को फॉर्मुलेट करते हैं इन द लाइन ऑफ कॉम्पिटिटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज स्ट्रेटजी। मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम करते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइन होती है, टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, और पॉलिसी लॉन्गर लाइफ की होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है। अब बात करें प्रोसीजर, तो प्रोसीजर जो है मतलब ये गाइडलाइन होता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ये प्रोसीजर जो है लोअर लेवल जो है वो एग्जीक्यूट करता है, इसकी लाइफ शॉर्टर होती है। याद रखना पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस। नो मेथड और प्रोसीजर क्या होता है? तो जो सीक्वेंस होता है एक्टिविटी का, उसका डिटेल्ड सीक्वेंस, कोई भी मतलब कह सकते हैं पर्टिकुलर स्टेप के लिए, दैट इज मेथड। और ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है, और ये मेथड जो है एम्प्लॉय रिलेटेड है, जबकि प्रोसीजर जो है हम कह सकते हैं ये डिटेल्ड सीक्वेंस होता है कि हमको पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं। ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, और प्रोसीजर डिपार्टमेंट रिलेटेड होता है। अब बात करें पॉलिसी, तो पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जबकि रूल जो है एक परफेक्ट हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है। पॉलिसी जो है लेसर रिजिड होती है, जबकि रूल जो है बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। पॉलिसी जो है मतलब हम कह सकते हैं पॉलिसी में रूल्स बनाए जाते हैं पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए, जबकि पॉलिसी जो है रूल को कंप्लीट करने के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती। अब बात करते हैं एमबीओ की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो टर्म जो है ये कुछ ऑथर्स ने दी थी, हेनरी फ्योल, एलेफ उर्विक एंड ऑल्फ्रेड स्लोन, और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में दिया था पीटर एफ ड्रकर ने उनकी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन 1964। ठीक है, और उनको फादर ऑफ एमबीओ कहते हैं। जीएस ओडियोनी ने इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा पॉपुलर बनाया। मैनेजमेंट को दूसरे नामों से जाना जाता है, मैनेजमेंट बाय गोल, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय पर्पस, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू। अब एमबीओ में क्या होता है कि एग्रीड ऑब्जेक्टिव प्लस एग्रीड प्लान प्लस एग्रीड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या करें, फीचर्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल में डिसाइड होते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, रेगुलर बेसिस पे जो है परफॉर्मेंस का फीडबैक होता है। यहाँ पे फोकस रहता है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मोटिवेशन पे, बाय थियोरी ऑफ मैकग्रेगर की। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है यानी गुड परफॉर्मेंस, उसको प्रॉम्प्टली तुरंत के तुरंत रिवॉर्ड दिया जाता है। क्रॉनिक डिफॉल्टर इज सुटेबली पनिश, यानी कुछ डिफॉल्ट जिसने किया उसको सुटेबली पनिश भी किया जाता है इस थियरी के अकॉर्डिंगली ना। डिसीजन मेकिंग क्या है? तो डिसीजन मेकिंग हम कह सकते हैं कि हम जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ये एक प्रोसेस होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और एनालाइज करते हैं, उसके लिए पॉसिबल अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, और एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट और एग्जीक्यूट करते हैं, और इस तरह से फीडबैक लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना। डिसीजन मेकिंग क्या है, इसके फीचर्स देखेंगे तो ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब कोई एक चीज के लिए हम करते हैं, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग एक मीन्स है ना कि एक एंड है, ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। मतलब हर एक जो है चाहे कोई भी एरिया हो वहाँ पे मतलब डिसीजन तो लेना ही होता है, और ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है, मतलब ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। जब तक कोई भी बिजनेस चलेगा तब तक डिसीजन तो लेने होंगे। देन ये सिचुएशन से अफेक्ट होती है, और सिचुएशन को अफेक्ट भी करती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करें कैसे डिसीजन लिया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉब्लम फिर अच्छी तरह से एनालाइज की जाती है, देन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स डेवलप किए जाते हैं, और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सिलेक्टिव अल्टरनेटिव है उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। द लास्ट इज गेटिंग फीडबैक, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि जिस तरह से डिसाइड हुआ था उस तरह से क्या ये अल्टरनेटिव जो हमने सिलेक्ट किया वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, और उसमें कौन कौन से डेविएशन आए हैं, उसमें उस हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में, तो इकोनॉमिक मैन मॉडल इसकी कंप्लीट रेशनलिटी होती है। यहाँ पे जो है
पूरी नॉलेज होती है, सब चीज़ें पता होती है, सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, तो यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड रेशनलिटी होती है और लिमिटेड इंफॉर्मेशन होते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ डिसीजंस की, तो डिसीजंस होता है स्ट्रेटेजिक एंड रूटीन डिसीजंस, मेजर एंड माइनर डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन, प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप याद रखना, कुछ इसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे। अब बात करें टेक्निक्स क्या है डिसीजन मेकिंग की, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको जो है फेस टू फेस, एक फेस टू फेस जो ओपन माइंड से एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है डिस्कस करते हैं, एक मतलब आपसी सहमति से कंसेंसस सिचुएशन पर पहुंचने के लिए। अब बात करें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो फेस टू फेस यहाँ पे कंसिडर की जाती है, लेकिन इंडिविजुअली वो लोग क्या करेंगे, राइट एक पीस ऑफ पेपर जो है उस पर लिख के सिचुएशन को इंडिविजुअली वो लोग डिस्कस करते हैं, और बाद में अपने जो भी उन्होंने जो सॉल्यूशन लिखे होते हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब बात करें डेल्फी टेक्निक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम उसकी डिटेल सेंड की जाती है और उसके बाद सभी पर्सन से ओपिनियन और जजमेंट लिया जाता है अगेन एंड अगेन, ठीक है, आइसोलेटेड एक्सपर्ट से। देन साइनेटिक्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सबसे पहले जो सिलेक्टेड पर्सन एक्सपर्ट्स हैं, ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पर्सन, उनके सामने ये प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है विद अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि उनको क्या करना है कि सोचना है और कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करने होंगे, और बाद में फिर डिस्कशन के बाद एक कंसेंसस सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है। देन अनदर थियोरीज हैं ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक, देखो यहाँ पे नेम याद रखना, कोई भी इसमें में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी क्या, तीन आपको अलग दे दिए होंगे, एक इसमें दे दिया होगा, तो आपको हो सकता है पहचाननी हो कि कौन सी टेक्निक है, या हो सकता है पूछे कि इसमें से कौन सी डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ना। ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक ये होती है क्वांटिटीज रिसर्च, देन गेम थियोरी, क्वेरिंग थियोरी, डिसीजन ट्री थियोरी, लिम्बरिंग प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, देन क्रिटिकल पाथ मेथड। चलो ये पूरा प्लानिंग हो गया। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन who are cooperating under the direction of leadership for achievement of common goal that is given by R.C. Davis. R.C. Davis ने क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि लीडरशिप के अंडर जो है कोऑपरेट करके वो कॉमन गोल अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय कून्स एंड ओडर्नल, उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर रिलेशनशिप है, जिसके हिसाब से जो है पूरी एंटरप्राइज एक साथ काम कर रही है, और जहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो उनको कॉपरेट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन जो है काम कर रहे हैं एज अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे जो है जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ग्रुपिंग, असाइनिंग, डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी, एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल ग्रुप्स फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं, और ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे पर्सन जो है उनके बीच में रिलेशनशिप्स है, और ये सभी चीजें किस लिए कर रहे हैं, फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गुड। देन पॉइंट्स इसमें कौन कौन से हैं, तो सिमिलर वर्क यानी एक जैसे काम के बेसिस यानी होमोजेनियस वर्क के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है, मतलब कि किसी भी बंदे को अगर कोई काम दिया जाएगा तो उसको एक ही बंदा, मतलब सिमिलर वर्क के लिए एक ही पर्सन को डायरेक्शन देनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है फोकस होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क पे, और ये हमेशा जो है अपने आप यानी ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, ठीक है, और ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेलिबरेटली एंड कंसाइसली क्रिएट किए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी होता है, देन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, देन एलोकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड लास्ट इज डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, तो ये याद रख लेना, सिर्फ नेम ही काफ़ी है, और है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने पोर्टल पे किया हुआ है, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्लैरिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव,
division of labor, unity of command, unity of direction, scalar chain, span of management, parity between authority and responsibility, effective communication system, principle of exception, principle of flexible, principle of dynamism, then principle of balance. अब बात करें किस तरह के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है ये इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये हम कह सकते हैं डिसिप्लिन के लिए माना जाता है, ठीक है। और ये जो है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे सिंपल। यहाँ पे जो है किसी तरह का सपोर्टिव या सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट नहीं होता। यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के होते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो की जाए, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है जिससे कि लाइन एग्जीक्यूटिव जो है उनका बर्डन कम किया जाए। इसको जो है लाइन एक्टिविटी, स्टाफ एक्टिविटी एंड कोर एक्टिविटी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है लाइन एग्जीक्यूटिव को जो है एडवाइस और असिस्ट करने के लिए स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे देखो स्टाफ जो है सजेशन दे सकता है लेकिन उसको एक्सेप्ट करना ना करना ये लाइन एग्जीक्यूटिव के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे स्टाफ के पास ना ही अथॉरिटी होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट और दूसरी चीज कि कुछ भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्टाफ को नहीं माना जाता। बस ये है कि स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है जिससे लाइन एग्जीक्यूटिव्स को उनके काम में हेल्प मिले, मतलब उनको सपोर्टिव और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टाफ। अब स्टाफ पर्सोनल में क्या होता है, पर्सनलाइज स्टाफ में जैसे कि ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी। देन स्पेशलाइज स्टाफ में होता है सीए, सीएस, एडवोकेट, वेलफेयर ऑफिसर, लीगल एडवाइजर। देन जनरलाइज स्टाफ में होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स एंड डिवोटमेंट मैनेजमेंट। ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के जो ड्रॉबैक्स है वो कम करता है। और यहाँ पे जो है किसी भी तरह का यूनिटी ऑफ कमांड यूज नहीं होता, बट यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन होता है उसकी तो उससे क्या होता है, वर्क बेस्ड ऑन फंक्शन किया जाता है, नॉट ऑन डिपार्टमेंट। यहाँ पे स्टाफ जो होता है उसके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम के साथ साथ। और ये कॉन्सेप्ट जो है दिया है FW टेलर ने, और यहाँ पे कहते हैं कि प्लानिंग को डूइंग से सेपरेट करना होगा। अथॉरिटी जो है यहाँ पे वो नेचर ऑफ फंक्शन के हिसाब से बेस्ड होती है एंड ऑपरेशन एंड नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। अब बात करें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे 8 फॉरमैन होते हैं जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, ठीक है। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात होगी तो वहाँ पे आएगा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। जबकि प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी जो वर्कर से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके टेम्परेरी और परमानेंट पर्पस होते हैं। ये जो है जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लोकशाही। और यहाँ पे एक दूसरे की कंसेंसस के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। कमिटी में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एज ए चेयरमैन हो सकते हैं। और जो डिसीजन होते हैं कमिटी में वो कॉमन यानी कि कॉन्शियस बेसिस पे लिए जाते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ कमिटी, अब कौन कौन सी कमिटी होती है, तो जैसे कि परमानेंट एंड टेम्पररी कमिटी, एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजरी कमिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कमिटी। देन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर एक प्रोजेक्ट जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ही काम किया जाता है। देन यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से सेपरेट फंड मैन और मटेरियल होता है। ये जो है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होता है जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं बट बहुत बड़े नेचर, लार्जर नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं मिक्स स्ट्रक्चर की, तो ये ग्रिड स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। और इसमें ये जो है ये फ्लैट और टॉल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मिक्सर होता है ना। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर,
इसको हम फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या नेचुरलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 था, जब एडहोक मिलिट्री टीम्स जो है वो क्रिएट की जाती थी स्पेसिफिक मिशन एंड मिशन के लिए। और जैसे ही वो टाम जो मतलब वो भी टास्क जो है, जो स्पेसिफाइड टास्क है वो कंप्लीट हो जाता था, वैसे ये टीम को डिसॉल्व कर दिया जाता था। देन यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स को एलिमिनेट करता है, चेन ऑफ कमांड मतलब ये सारी चीज़ों को दूर करता है, लाइक स्पैन ऑफ कंट्रोल, और रिप्लेस करता है इन सारी चीज़ों को डिपार्टमेंट विथ एम्पावर्ड टीम्स। यहाँ पे जो है जो फोकस रहता है वो क्रॉस हायरार्किकल टीम्स पे रहता है, पार्टिसिपेटिव डिसीजंस पे, एंड यहाँ पे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से होते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टाटा, बाटा, भेल, HCL, DL, WSBI, LIC, GIC, ETC। देन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा एक्सेट्रा। देन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं BSF, CRPF, STF, RPF, BDS, पुलिस एक्सेट्रा। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च बॉडीज एक्सेट्रा। ठीक है। देन अनदर विल बी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है ICSR, BCCI, HFI, लायंस क्लब एक्सेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी के हिसाब से आएगा म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ओके। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आता है पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी एक्सेट्रा। देन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में होता है लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। एंड देन लास्ट इज कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है मिलिट्री, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पर पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, म्यूनिसिपालिटी एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटेशन। तो डिपार्टमेंट एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, एंड टेशन यानी कि प्रोसेस। तो प्रोसेस में जो है होमोजिनिटी होती है, या तो कुछ बेस में परपेचुअल मैनर में होता है। तो डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि स्मूथ फंक्शन होता है हर एक एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन में, इससे वर्कलोड कम होता है, इससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। ठीक है, और क्लियर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, इससे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता। अब इसके की पॉइंट्स देखें तो ये जो डिपार्टमेंटेशन है ना, ये मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है, देन वो सारी एक्टिविटीज को क्लासीफाई किया जाता है। और डिपार्टमेंटेशन है ना बहुत तरीकों से होता है। ठीक है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है एफिशिएंसी इंप्रूव करना। डिपार्टमेंटेशन हॉरिजेंटल या वर्टिकल कुछ भी हो सकता है, और इसमें यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है। देन डिपार्टमेंटेशन के बेसिस क्या हैं? तो बेसिस है लाइक डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, जिसमें होता है प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। देन अगर बाय प्रोडक्ट होगा तो जैसे कि ABC, प्रोसेस के हिसाब से अगर होगा तो जैसे वीविंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। देन डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर होता है, तो इसमें जैसे एज, इनकम, जेंडर एक्सेट्रा। देन डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी यानी बाउंड्री, प्लेस, लोकेशन, ब्रांचेस, जोन, ऑफिसर्स कुछ भी हो सकता है। देन डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम भी होता है लाइक शिफ्टिंग या 24/7 आवर्स। देन डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स, जिससे कि पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग एक्सेट्रा। देन कंपोजिट डिपार्टमेंटेशन, पावर इनसाइड, ठीक है, या तो अथॉरिटी, पोजिशनल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, इसके हिसाब से भी हो सकता है। अब बात करें इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो इन्फ्लुएंस यानी कि किसी भी पर्सन की जो है एबिलिटी कि वो किसी और पर्सन का एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज कर सकता है, दैट इज, इसको हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस। नाउ पावर, ऑथोरिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो पावर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं।
पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एक्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ अदर्स। ठीक है, तो पावर जो है एक एबिलिटी होती है पर्सन की कि वो जो है मतलब किसी तरह से किसी और पर्सन के बिहेवियर या उसके एक्शन या एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है। एंड अनदर थिंग दैट कि पावर जो है ये किसी पर्सन की एबिलिटी या कैपेसिटी होती है कि वो जो है सामने वाला बंदा चाहे या ना चाहे अनविलिंगनेस के बावजूद भी उससे काम करवा सकता है, दैट इज पावर। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन ऑथोरिटी। और अब बात करते हैं तो पावर तो बहुत बार क्या होता है कि पावर जो है अपने आप ही क्रिएट होता है विद इन, ऑथोरिटी कैन बी डेलीग्रेटेड। याद रखना, ऑथोरिटी आप किसी को डेलीग्रेट कर सकते हो बट पावर कैन नॉट बी डेलीग्रेटेड। बहुत बार इसको इनफॉर्मल अथॉरिटी बोलते हैं क्योंकि ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज पर्सनल होता है। जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ही पावर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ये लेस्टिमेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात करें लेस्टिमेट पावर क्या होता है, मतलब कि जिसको किसी फॉर्मल पोजीशन या रोल जो उसको ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है उसके साथ उसको जो पावर मिलती है दैट इज लेजिटिमेट पावर। यानी इट मे बी अटैच टू अ पोजीशन और रोल और मे नॉट ऑल्सो। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, मतलब आप खुद एक ही तक सीमित नहीं रह सकते। जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगा उतना ज़्यादा पावर रहेगा। ठीक है, नाउ याद रखना, ऑथोरिटी को आप डेलीग्रेट कर सकते हो लेकिन आप पावर को डेलीग्रेट नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ पावर की बात करें तो रॉबिन्स एसपी जो एसपी रॉबिन्स उन्होंने दिया है फॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर में जैसे कि कोर्जिव पावर। कोर्जिव पावर यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो यानी कि हम किसी तरह का पनिशमेंट क्रिएट करके या सैंक्शन के जरिए हम जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिमोशन है, डिसमिसल है और जो है मतलब इस तरह का जो होता है दैट इज कोर्सिव पावर, जबरदस्ती वाला जो कह सकते हैं। देन अनदर इज रिवार्ड पावर। तो इसमें क्या होता है कि दूसरों को हम क्या करते हैं कि रिवॉर्ड देते हैं, मतलब ये रिवॉर्ड के हिसाब से होता है। तो इसमें इसको जो है ज़्यादातर रेजिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ता है। देन आता है लेस्टिमेट पावर, जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ये पोजीशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये जो कोर्जी और रिवॉर्ड पावर से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। देन इंफॉर्मेशन पावर यानी कि ये जो है इंफॉर्मेशन पे कितनी कंट्रोल है उस पर बेस्ड होता है। देन पर्सोनल पावर में आता है एक्सपर्ट पावर। ठीक है, एक्सपर्ट पावर हम कह सकते हैं किसी की इंडिविजुअल नॉलेज या स्किल से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि उसके पास कितना पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज या स्किल है दैट इज एक्सपर्ट पावर। देन डिफरेंट पावर यानी कि ये वो पावर होता है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है किसी भी पर्सन की, मतलब उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो किसी और पर्सन को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, उसकी लाइकेबिलिटी या कैरिश्मा कह सकते हैं, उसका एडमिरेशन कह सकते हैं। देन कैरिस्मेटिक पावर यानी कि किसी भी पर्सन की मैजिकल पर्सनालिटी होती है दैट इज। तो अब याद रखना, फॉर्मल पावर क्रिएट होता है बट पर्सनल पावर जो है पर्सनल ट्रेड के थ्रू ही क्रिएट होता है। याद रखना, फॉर्मल पावर को तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगी लेकिन जो पर्सनल पावर होता है ये पर्सनल ट्रेड की वजह से होता है। अब बात करते हैं ऑथोरिटी क्या है। ये मे भी गलत तरीके से यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। नाउ अब बात करते हैं ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन को जो उसकी लेजिटिमेट राइट मिलती है कि वो डिसीजन ले सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में वो रिसोर्सेज को कमांड कर सकता है दैट इज ऑथोरिटी। मतलब कि ये एक ऐसा पोजिशनल राइट है जिससे कि हम किसी और को ऑर्डर दे के उससे कंपलसरी अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो याद रखना कि ये एक फॉर्मल एस्पेक्ट है पावर का जो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट करती है और इससे हम क्या करते हैं सबऑर्डिनेट से काम करवा सकते हैं। तो अथॉरिटी जो है वो दी जाती है किसी और के द्वारा फ्रॉम आउटसाइड। अथॉरिटी को आप डेलीग्रेट कर सकते हो। अथॉरिटी का जो फ्लो होता है टॉप टू बॉटम होता है
अथॉरिटी फॉर्मल नेचर की होती है और अथॉरिटी में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है। याद रखना अथॉरिटी सबसे ज्यादा टॉप पे होती है और बॉटम पे मिनिमम होती है। देन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। तो जैसे ट्रेडिशनल थियोरी या फॉर्मल अथॉरिटी थियोरी में कहते हैं सुप्रीम पोजीशन से क्रिएट होती है। देन एक्सेप्टेंस थियोरी में ये लोएस्ट पोजीशन से क्रिएट होती है। देन कॉम्पिटेंस थियोरी में कहते हैं कि पर्सन की कॉम्पिटेंसी से क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कि डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, जिससे कि वो अपने जो है दूसरे स्पेसिफिक टास्क है उस पर ज्यादा ध्यान दे सके। ठीक है, तो इसमें इस तरह से जो टास्क होते हैं वो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं कि कुछ हद तक वो जो है मैनेजर्स के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मेन जो है एलिमेंट्स होते हैं अथॉरिटी, यानी कि आप याद रखना अथॉरिटी का फ्लो होता है टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, अथॉरिटी में राइट मिलती है कि आप एक्शन ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। और अथॉरिटी की वजह से जो सबॉर्डिनेट है उनको पावर मिलता है कि वो किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इसका फ्लो होता है टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करनी होती है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है जिम्मेदारी रहती है पर्सन के पास कि उसको ये काम करना है और उसकी जवाबदारी है कि उसको ये काम करना होगा। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो ये भी जो है टॉप टू बॉटम क्रिएट होती है। और ये अकाउंटेबिलिटी यानी कि तब क्रिएट होती है अगर वो काम नहीं किया गया और इस वर्क के लिए आंसरेबल होता है पर्सन। ठीक है, नाउ बात करते हैं टू डायमेंशनल अप्रोच की। तो सुपीरियर सेक्रीफाइस एज सबऑर्डिनेट गेन, सबऑर्डिनेट को वर्क करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ सुपीरियर। सबऑर्डिनेट, लेकिन याद रखना कि जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता, जबकि जो है और यहाँ पे लेकिन हाँ उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको अकाउंटेबल माना जाता है। याद रखना कि डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, ना कि पोजीशन। और जो है डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर करता है अपनी हायरार्किकल ऑर्डर में। सुपीरियर जो है वो इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं दे सकता जो उसके पास है नहीं। ठीक है, ये तब से स्टार्ट होती है जब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होता है, सफिशिएंट अथॉरिटी दी जाती है और इसी की वजह से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट, जवाबदारी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो वर्क दिया गया है वो परफॉर्म करना होगा और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो अगर वर्क में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वर्क प्रॉब्लम जो रिजल्ट होता है वर्क का प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होती है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी जो है टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये हम कह सकते हैं हमारी ऑब्लिगेशन होती है, हमारी जवाबदारी होती है कि हमको परफॉर्म करनी होगी ड्यूटी। अथॉरिटी में क्या होता है कि हमारे पास राइट होता है कि हम किसी काम के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी अगर कुछ एंड रिजल्ट आया और उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए जो जवाबदारी होती है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वर्क से मिलती है और अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलती है, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी से क्रिएट होती है। ठीक है, हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये पहला स्टेप होता है डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी का। अथॉरिटी सेकंड स्टेप है जबकि अकाउंटेबिलिटी थर्ड स्टेप है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम या असाइन किया जा सकता है जबकि अथॉरिटी ट्रांसफर होती है और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीग्रेट नहीं कर सकते, अथॉरिटी डेलीग्रेट हो सकती है और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीग्रेट नहीं की जा सकती। Centralization and decentralization. So, centralization of authority at top level in few hands, expansion of authority at middle and lower level at department and organizational level. So, centralization of authority में क्या होता है कि जो पावर होता है, अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल में होती है और यहाँ पे जो है बाद में अथॉरिटी जो है मिडल और लोअर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेवल में
बढ़ती है। तो अब बात करें तो जो सेंट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पे जो सुपीरियर है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस जो रहता है सुपीरियर का वो कम रहता है। देन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है सबऑर्डिनेट का डिक्रीज होता है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स इंक्रीजेस। बात करें तो जो यहाँ पे अगर बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन की, तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, और जहाँ पे जो है सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है, एंड इनडिसिप्लिन स्टाफ होता है या कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल या कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी जो है ये सेंट्रलाइजेशन सिस्टम यूजफुल रहता है। देन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की बात करें तो बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डिसिप्लिन स्टाफ है या इफेक्टिव कंट्रोल है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ना। अगर कंपनी पहले डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रही थी लेकिन अब उसने सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया है, तो उसको रीसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब बात करें डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ही डेलीग्रेट की जाती है अथॉरिटी, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब बात करें जो डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी होती है वो इंडिविजुअली होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुपीरियर है वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीग्रेट करता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन वो कोई डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। देन डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड नहीं होती, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन वो डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी पे बेस्ड होता है। अब बात करें स्टाफिंग क्या है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो स्टाफिंग क्या होता है कि हम नया स्टाफ लेके आ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या तो हमारा जो अनवांटेड स्टाफ था उसको हम कम कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जॉब्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टाफ को डिवाइड कर रहे हैं, एंड उस उनके जो है नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या हम कह सकते हैं, डिवाइडिंग स्टाफ यानी हम कुछ कम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो यहाँ पे जो जैसा हमें स्किल्स एंड नॉलेज की ज़रूरत है उस तरह के स्टाफ को हम लेके आ रहे हैं। तो स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेस होता है, ये डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैन से रिलेटेड ही होती हैं, और ये जो है स्टाफिंग जो है ये दूसरी मैनेजरियल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की, तो सबसे पहले बात करें प्रोक्योरमेंट एंड प्लेसमेंट में, कि कहाँ से जो है इसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं। लाइक पहले एचआर प्लानिंग की जाती है, देन उनको रिक्रूट किया जाता है, देन जो रिक्रूटमेंट्स जो लेटर मिलते हैं, ठीक है, उसमें से सिलेक्शन किया जाता है, प्लेसमेंट होता है, जो सारा सारी प्रोसेस करके देन उनको जो रोल के लिए वो ज़्यादा सुटेबल रहता है प्लेसमेंट होता है वहाँ पे। इंडक्शन यानी कि सबसे पहले जो जब भी उनको जो है वर्क प्लेस पे लाया जाता है तो उनको हर एक काम से इंड्यूस करवाया जाता है, दैट इज इंडक्शन, एंड उससे रिलेटेड ओरिएंटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट एंड प्लेसमेंट में होती है। नाउ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्या होता है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। बहुत बार ट्रेनिंग जो है ट्रांसफर जब होता है तब भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उनको जो है अपना काम पता चलता है। बहुत बार प्रमोशन होता है तब भी जो है, मतलब प्रमोशन एक तरह का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डिमोशन यानी कि आप जो है आपको आपकी करंट पोजीशन से नीचे लोअर लेवल में भेज दिया गया, दैट इज डिमोशन। एंड जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए भी दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए भी दिया जाता है ना। इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन, तो इवैल्यूएशन यानी कि हमारी परफॉर्मेंस, यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या किया जाता है कि उसको जो है इवैल्यूएट किया जाता है और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेस की जाती है, अगर अच्छी है तो। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर आता है, फ्रिंज मैनेजमेंट आता है, ठीक है। अब बात करें तो जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि स्टाफिंग प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे जो जितने भी जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑपरेशनल नीड्स होती हैं
तो वहाँ पे सारी चीज़ों को स्टाफिंग प्रोसेस इंटीग्रेट करती है, ठीक है, ये इंश्योर करती है कि सारी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। तो मेंटेनेंस और लेबर वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। देन बात करें रूटीन एंड नॉन रूटीन सेपरेशन। बहुत बार ले ऑफ किया जाता है या रिफ्रेशमेंट या रिटायरमेंट, मतलब न्यू जो है एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं रिफ्रेशमेंट में, रिटायरमेंट में जो है रिटायर हो जाते हैं, और ले ऑफ में यानी कुछ टाइम के लिए कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है ना। स्टाफिंग फंक्शन में क्या क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। अब बात करें एचआर प्लानिंग की, तो एचआर प्लानिंग को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, लाइक मैन पावर प्लानिंग, गेटवे ऑफ स्टाफिंग। यहाँ पे क्या होता है, हम एडवांस में सोचते हैं कि हमारे पास यानी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की एचआर नीड्स है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में। तो प्रोसेस क्या है इसमें कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एनालाइज किया जाता है, देन एचआर रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट की जाती है फ्यूचर की, एंड उसके बेसिस पे जो है सप्लाई होता है एचआर, जो मतलब कितना फ्यूचर सप्लाई रहेगा एचआर का। देन बाद में क्या होता है कि जो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट्स और एस्टिमेटेड सप्लाई है, इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है और डेविएशन ट्रैक आउट किया जाता है। देन फॉर्मुलेट किया जाता है एक्शन प्लान, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड उसके हिसाब से अगर कोई डेविएशंस आते हैं तो उसके लिए रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। तो याद रखना जो ये प्रोसेस है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों हो सकती है। अब रिक्रूटमेंट की बात करें तो जैसे ही एचआर प्लानिंग हो जाती है उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है, मतलब कि इसमें जो सुटेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सर्च किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई किए। जो रिक्रूटमेंट होते हैं तीन तरह के होते हैं, प्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड एंड एंटिसिपेटेड। तो ये याद रखना जो ये होते हैं, तो ये एक तरह की ऐसी एक्टिविटी जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जुड़ते हैं, लिंक होते हैं। ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, ये एक टू वे प्रोसेस है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो कैंडिडेट है, लार्ज पार्ट ऑफ कैंडिडेट इससे क्रिएट होते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेस होते हैं, मतलब जहाँ पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रमोशन से डिमोशन, ट्रांसफर, रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट, ये सारे सोर्सेस है। बहुत बार एम्प्लॉई पे डिपेंडेंट यानी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉई, तो सारे इंटरनल सोर्सेस होते हैं। देन एक्सटर्नल सोर्सेस में आते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस यूज़ किए जाते हैं, देन एडवर्टाइजमेंट, टेक्निकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के कोलाबोरेशन करके वहाँ पे जो न्यू फ्रेश जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है इस पोजीशन के लिए चूज किया जाता है। देन बहुत बार पर्सनल एम्प्लॉयज का रिकमेंडेशन होता है, देन फॉर्मर एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज ऑफ कॉम्पिटिटर, कैजुअल एप्लीकेंट्स, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सोनल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, फैक्ट्री गेट्स, ये सभी आउटसाइड सोर्सेज यानी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। देन प्रमोशन में क्या होता है कि बहुत बार जो है वेट होता है, वेट यानी जहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव और परक्विजिट्स दिए जाते हैं, और ड्राई वो होता है जहाँ पे नॉन इंक्रीमेंट होता है सैलरी में लेकिन परक्विजिट्स होते हैं। अब बात करें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो जो है ये जो है इस्टेब्लिश करता है लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 के अंदर। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की टेक्निक्स, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट, थर्ड पार्टी एंड इंटरनेट रिक्रूटमेंट, ये सारे टेक्निक्स हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्या होता है। जैसे ही प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट की ओवर होती है, सिलेक्शन की प्रोसेस चालू हो जाती है। ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट में हमें जो एडवर्टाइजमेंट से जो हमें एप्लीकेशंस मिले हैं, यानी कि एक पूल ऑफ कैंडिडेट जो मिला है उसमें से हम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट चूज करते हैं, और ये इसके हिसाब से क्या होता है सिलेक्शन में हम डिजर्विंग कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम जो है क्वालिफिकेशन जो एप्लीकेंट्स के होते हैं उसको हम जॉब रिक्रूटमेंट से मैच करते हैं। ये एक तरह का इवैल्यूएशन टूल है, ये एक्सेप्टेड ग्रुप हो सकता है और रिजेक्टेड ग्रुप। नाउ नोट कि रिक्रूटमेंट जो है पॉजिटिव प्रोसेस होता है, लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। अब बात करें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, तो रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है, सभी के जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, एक नेगेटिव प्रोसेस, इसमें कुछ एम्प्लॉयज ही सिलेक्ट होते हैं।
अब रिक्रूटमेंट जो है वो क्या होता है कि सिलेक्शन से पहले होती है, जबकि सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट के बाद होता है। रिक्रूटमेंट डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, रिक्रूटमेंट से कोई सर्विस स्टार्ट नहीं हो जाती, लेकिन सिलेक्शन के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सर्चिंग होता है, जबकि सिलेक्शन में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज के जो एप्लीकेशन आए हैं उसको कंपेयर करके चॉइस की जाती है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट, तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाता है और जो है फिर उनसे एप्लीकेशंस मिलते हैं, ठीक है। जबकि सिलेक्शन में क्या होता है, एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है और इसमें से क्या होता है, बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है, यानी फाइनल अप्रूवल के साथ ये एंड होता है, ठीक है, जो कि हायर अथॉरिटी सिलेक्ट करती है। अब बात करें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन चेक होते हैं, रिटन टेस्ट होता है उन लोगों के लिए, जनरल नॉलेज और बेसिक रिटन टेस्ट होती है, स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डेक्स्ट्रिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन पर्सनालिटी टेस्ट। फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, इंटरव्यू रखे जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं जो कि उन्होंने एप्लीकेशन में लिखे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है कि अप्रूवल दिया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। अब बात करें इंटरव्यू क्या होता है, तो इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयर और जो रिस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है उन दोनों के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को इवेलुएट करते हैं कोई एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। अब बात करें टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तो कौन कौन से हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, पैटर्न्ड और स्ट्रक्चर्ड, डायरेक्टेड, गाइडेड, प्री प्लान इंटरव्यू, देन नॉन स्ट्रक्चर्ड और नॉन प्लान और नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, देन डेप्थ इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, ब्रॉड और पैनल इंटरव्यू। बात करें प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या होता है कि राइट मैन को राइट जॉब पे रखना, पुट करना। और प्लेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे स्पेसिफिक जॉब जो है हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यू कैंडिडेट है उसको एक स्पेसिफिक रैंक या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट की होती है उसको जॉब रिक्रूटमेंट जो होती है उससे मैच किया जाता है। अब बात करें इंडक्शन क्या है, तो इट इज मीन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जॉब एंड सुपीरियर पेयर्स एंड सबऑर्डिनेट विद होम ही हैज टू वर्क, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है कि जो है हम नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट और जो है ये जो फीचर्स है जॉब की, ये सुपीरियर पेयर्स है उन सबसे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब कि न्यू नॉलेज ऐड करना और पर्सन में स्किल लेके आना। देन ट्रेनिंग जो है ये जॉब रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट कॉम्पिटेंस जो होती है एम्प्लॉयज की उन दोनों के बीच गैप फिल करता है। देन ये कोई भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ट्रेनिंग एक नैरो टर्म है, यानी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही जो है ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए इसको स्पेसिफिक टर्म भी कहेंगे। जबकि एजुकेशन क्या होता है, ब्रॉड टर्म होता है एंड जनरल टर्म भी कह सकते हैं। एजुकेशन जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग जो है अप्लाइड और प्रैक्टिकल हो सकती है, जबकि एजुकेशन प्योर और थेरेटिकल होता है। ट्रेनिंग जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि एजुकेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ट्रेनिंग कोई जॉब से रिलेटेड होती है, जॉब ओरिएंटेड होती है, जबकि एजुकेशन पर्सन ओरिएंटेड होती है ना। ट्रेनिंग जो है जल्दी से हमको क्विक एंड अपरेंट रिजल्ट दे देती है, जबकि एजुकेशन जो है उससे हमें डिलेड और अपरेंट रिजल्ट देखने मिलते हैं। जो ट्रेनिंग होती है इससे हमारी स्किल्स एनहेंस्ड होती है, जबकि जो एजुकेशन उससे हमें नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। याद रखना आप ये सारी चीज़ें, हाँ।
बात करते हैं ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट जो है मैनेजर से रिलेटेड होता है। ट्रेनिंग शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ट्रेनिंग एक टेक्निकल और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट कंसेप्चुअल और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। देन ट्रेनिंग जो है नॉन मैनेजरियल होता है, जबकि डेवलपमेंट एक मैनेजरियल फंक्शन है। ट्रेनिंग जो है स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट से क्या होता है, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग एक तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जबकि डेवलपमेंट इंटरनल मोटिवेशन होता है। ट्रेनिंग एक रिएक्टिव कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग जो है करंट नीड्स के लिए होता है, जबकि डेवलपमेंट फ्यूचर नीड्स से रिलेटेड होता है। बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैनेजमेंट जो है ना, ये एक रिएक्टिव फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये एक रिएक्टिव फंक्शन है जो बाद में किया जाता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव फंक्शन है। एचआरएम जो है इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या होता है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर डेवलप होता है। एचआरएम जो है वो जो है कंसिडर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी मैनेजर्स की वो कंसिडर करता है। एचआरएम जो होता है इसका फोकस होता है सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करने पे और मोरल इंप्रूव करने में, और इससे क्या होता है कि जो है फंक्शन इंप्रूव होता है। देन एचआरडी जो है इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से हायर लेवल मैनेजर ट्रेनिंग, मिडिल लेवल मैनेजर ट्रेनिंग, सुपरवाइजर ट्रेनिंग, स्किल एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंडक्शन ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग। यानी इंडक्शन जो है जो भी किसी भी वर्क से जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो ट्रेनिंग होती है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी एक वर्क से रिलेटेड स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग दी जाती है। देन प्रमोशनल ट्रेनिंग यानी प्रमोशन के लिए जब तैयार किया जाता है। देन रिफ्रेशर ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, देन सेफ्टी एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से आता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, तो ऑन द जॉब कोचिंग और जॉब रोटेशन, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, देन कमिटी असाइनमेंट। एंड ऑफ द जॉब में आता है तो ऑफ द जॉब में आएगी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस मेथड, लेक्चर मेथड, केस स्टडी मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, सी ग्रुप और सेंसिटिव ट्रेनिंग। देन ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग प्रोसेस, आउटसोर्सिंग सेंटर, ई ट्रेनिंग मेथड। ना बात करते हैं करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम करियर गोल्स और इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को जो है अपॉर्चुनिटीज के साथ हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, तो हमारा करियर प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको आगे जाके कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ठीक है, देन मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग जो है ये प्रोवाइड करता है कि हमें करियर प्लानिंग से रिलेटेड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। देन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इंश्योर करते हैं कि वेनेवर अगर फ्यूचर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोजीशन जो है वैकेंट होती है, किसी की डेथ या फायरिंग या रिटायरमेंट की वजह से, तो उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए उसकी मैनेजरल पोजीशन के लिए। करियर प्लानिंग में सारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयज कवर हो जाते हैं, और जो सक्सेशन प्लानिंग है इसमें जो है हायर लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स कवर होते हैं। अब बात करते हैं सिक्स सिग्मा। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था मोटोरोला कॉरपोरेशन ने। इससे क्या होता है कि हम जो है क्वालिटी जो है इम्प्रूव करते हैं और कॉस्ट जो होता है रिड्यूस करते हैं, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। अब बेंचमार्किंग क्या होता है, तो इसको डेवलप किया था जेरोक्स कॉरपोरेशन ने। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इंडस्ट्री जो होता है तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं वो आइडेंटिफाई, स्टडी एंड बिल्ड किए जाते हैं, जिससे कि हम जो है बेस्ट कॉम्पिटिटर से अपना जो बिजनेस है वो मैच कर पाए। देन कैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किया जाता है इनोवेशन के साथ, हर एक कोई करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि कस्टमर्स को ग्रेटर वैल्यू मिले। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्या होता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जितने भी एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। देन एम्पावरमेंट,
इसका मतलब कि हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहे हैं कि वो कोई भी काम करना चाहता है, मतलब हम कह सकते हैं ना कि वो कोई शो है वो अपने हिसाब से चलाए। यानी कि एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट दिया जाता है जिससे कि वो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल रहे, अपने आप से डिसीजंस ले सके। अब एम्पावरमेंट से क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स को पावर मिलता है कि वो खुद कोई ना कोई एक्शन ले सके, मतलब कोई भी डिसीजंस ले सके, और इससे उनको सेल्फ कंट्रोल रहता है उन पे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये क्या होता है, मैन टू मैन रेटिंग, ठीक है, रेटिंग स्कोर, फिर सिस्टमेटिक पीरियडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, यानी कि जो एम्प्लॉयज उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करना, उसके लिए बहुत सारी मेथड्स यूज की जाती है जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स, अगर वर्कर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो किस तरह से होता है, टाइम वेज मेथड, जहाँ पे क्या होता है कि कितना टाइम स्पेंड किया है वर्क पे, और पर यूनिट वेजेस मल्टीप्लाई करेंगे तब वेजेस दिए जाते हैं। पीस वेज मेथड में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए इनटू रेट पर यूनिट, देन पीस वेज मेथड ये होता है। इंसेंटिव वेज मेथड में ये सारी मेथड्स यूज होती हैं, हॉल से प्रीमियम मेथड, रोवन वेज मेथड, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट मेथड, एचएल गैंट वेज मेथड, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान, सेंट प्रेजेंट बोनस प्लान। देखो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बस आपको नाम याद रखने हैं। देन बेनलक्स पेंट प्रीमियम प्लान, बैलेंस और डेप्थ मेथड, तो ये सारी मेथड जो है इंसेंटिव वेज मेथड में आती हैं। अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, स्टडी करते हैं टास्क को, और जिसमें कि जॉब मेथड्स इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज हुए, कौन सा स्किल और एटीट्यूड चाहिए होगा जॉब जॉब के सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए, ये सारी चीजें होती हैं जॉब एनालिसिस में। जॉब क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ टास्क है, या हम कह सकते हैं कि किसी की ड्यूटी या पोजीशन है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज, स्किल एज वेल एज डेफिनेट टाइटल की जरूरत होती है, और जो है दूसरी जॉब से डिफरेंट होती है। अब जॉब फैमिली मतलब कि हम कह सकते हैं एक तरह की जो टाइप ऑफ जॉब्स होती हैं दैट इज जॉब फैमिली। जॉब क्लासिफिकेशन, इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जॉब्स जो सर्टेन कैटेगरी की होती है, जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको ग्रुप करते हैं। जॉब रिलेशन यानी कि इसका मतलब हम क्या कि जो है हम क्या करते हैं कि जॉब का कितना वर्थ है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको दूसरी जो जॉब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट में, उससे उसको कंपेयर करके इवेलुएट करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जो टास्क परफॉर्म करना है वो स्टेटमेंट जो होता है दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। पोजीशन डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब में कौन कौन सी ड्यूटीज इन्वॉल्व है दैट इज पोजीशन डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक स्टेटमेंट होता है कि हमें एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन का हार्ट माना जाता है, ठीक है। अब बात करें जॉब डिज़ाइन क्या होती है, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम जो है जॉब जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, कंटेंट ऑफ जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसीजर, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। अब बात करते हैं जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि बिना कोई जॉब में बदलाव किए एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट किया जाता है, उसका कोई भी मतलब इसमें ज़्यादा कुछ एडिशन या डिडक्शन नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब एनलार्जमेंट की, तो एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि जॉब का स्कोप इंक्रीज किया जाता है, उसमें और भी टास्क ऐड किए जाते हैं ना। जॉब एनरिचमेंट, इसमें क्या होता है कि जॉब को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे एम्प्लॉयज़ को जो है ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से प्लान और कंट्रोल कर सके। और जो है अब बात करते हैं एम्प्लॉयज जो है एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए ट्रांसफर होता है, प्रमोशन, डिमोशन, इंटरनल मोबिलिटी। देन employees leave the organization due to recognition, retirement and termination is called external mobility। बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉय जो है उनको कोई रिकॉग्निशन दिया गया ऑर्गेनाइजेशन में, या वो रिटायर हुए या उनको टर्मिनेट किया गया, तो ये सब आता है एक्सटर्नल मोबिलिटी में। अब बात करते हैं ट्रांसफर।
तो ट्रांसफर जो है ये हॉरिजेंटल या लेटरल मूवमेंट होता है एक एम्प्लॉय का एक जॉब से दूसरी जॉब में, जहाँ पे उसका स्टेटस नहीं चेंज होता है, ना ही पे स्केल चेंज होता है। मतलब उसका कोई ना पे स्केल यानी जो उसको पेमेंट दी जा रही थी ना उसमें कोई चेंज होता है, ना उसका स्टेटस बदलता है, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। प्रमोशन क्या होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉई है उसको हायर पोस्ट दे दी जाती है, जहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पे स्केल ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब उसको एक बेटर हायरिकल ऑर्डर दे दिया जाता है। एक तरह का ये वेट प्रमोशन होता है ना। अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका मूवमेंट किया जाता है, मतलब उनका जॉब में कोई चेंज नहीं होता, बस उनका हाई पे स्केल हायर कर दिया जाता है, दैट इज अपग्रेडिंग। डिमोशन में क्या होता है कि जो पर्सन जिस पोजीशन पे काम कर रहा था अब उसको लोअर रैंक की जॉब दे दी गई, मे बी उसने कुछ ऐसा किया होगा या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ होगा। अब उससे क्या होगा, उसका लोअर स्टेटस हो जाता है, उसका पेमेंट ही कम हो जाता है, लोअर पे हो जाता है। अब बात करते हैं रिसिग्नेशन। तो ये वॉलंटरी सेपरेशन होता है जो कि एम्प्लॉय खुद करता है, ठीक है। एम्प्लॉय खुद करता है एम्प्लॉय से, इसके लिए बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट कंपलसरी भी हो सकता है, वॉलंटरी, प्री मैच्योर्ड भी हो सकता है। कंपलसरी यानी स्पेसिफिक एज का जब पर्सन हो जाता है उसके बाद जो रिटायरमेंट होता है दैट इज कंपलसरी। एंड वॉलंटरी में क्या होता है कि बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन जो है में भी हो सकता है लॉस में है, या कुछ एक्टिविटीज वो कम कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो कुछ एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं कि वो उनको सर्टेन मिनिमम सर्विस मिलेगी कुछ अमाउंट की। तो ये एक तरह से गोल्डन शेक हैंड स्कीम होती है, तो वहाँ पे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब बात करते हैं ले ऑफ। तो ये ले ऑफ क्या होता है, ये टेम्पररी रिमूवल होता है एम्प्लॉय का फ्रॉम द पेरोल, कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से जो कि एम्प्लॉयमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, मतलब कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयज को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। देन रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ पर रिट्रेंचमेंट में परमानेंट टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉय का पे स्केल से। देन डिसमिसल, इसमें क्या होता है कि एज अ वे ऑफ पनिशमेंट, या तो कुछ मिसकंडक्ट किया है किसी एम्प्लॉय ने या उसका अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, इसकी वजह से एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट से, दैट इज डिसमिसल। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मैनेजर की बात करते हैं, मोस्टली मैनेजर ही होता है कि वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सुपरवाइज करता है परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज को गाइड करता है, उनको इंस्पायर करता है कि जो जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्क करें फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन होते हैं, सुपरविजन होता है, गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। अब बात करें इसकी टेक्निक्स की, तो ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक में ऑर्डर भी होता है और सुपरविजन भी होता है। एंड फ्री रेन में क्या होता है, फ्री टू एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज अपने डिसीजंस ले सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह का उन लोगों पे सुपरविजन नहीं होता। ना मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, ये लैटिन वर्ड मूवर्स से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है टू मूव। देन आइडल पर्सन जो होता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि हम कह सकते हैं आइडल पर्सन उसको आइडियल पर्सन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं मोटिवेशन के थ्रू जो इम्पॉसिबल गोल्स होते हैं उसको आई एम पॉसिबल गोल में कन्वर्ट किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी पर्सन या किसी समबडी को एनकरेज किया जाता है जिससे कि वो अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करे, और ये फिजिक फोर्स है जो कि अंदर से ही इंसान को मिलता है, ठीक है। और जो इसका मोटिवेशन का जो एपिक सेंटर होता है उसको हम कहते हैं नीड, क्योंकि नीड होती है, नीड से ही वो मोटिवेट होगा, ठीक है। याद रखना जो इफेक्ट होता है मोटिवेशन का वो होल बॉडी ऑफ पर्सन पे होता है, नॉट ओनली द पार्ट ऑफ बॉडी। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी मोटिवेटेड। याद रखना जो मोटिवेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही मिल सकता है। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। मोटिवेशन मोरल से डिफरेंट होता है। मोटिवेशन मोरल जो है एक मेंटल स्टेट है जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन वर्क करना चाहता है या नहीं, जबकि मोटिवेशन जो है एक एक मीन है जिससे कि मोरल अफेक्ट होता है। नीड नेचुरल होती है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होती है इंडिविजुअल की। अब बात करें सेटिस्फेक्शन, ये एक एक्सपीरियंस है, एक कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस है किसी भी इंडिविजुअल का जो कि उसकी जब नीड फुलफिल हो जाती है तब उसको मिलता है, ठीक है। अगर जो है नीड्स
फुलफिल नहीं हुई तो तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? फाइट यानी पीपल जो जॉब क्विट करते हैं, ठीक है। देन फ्लाइट, देन एपैथी यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रेशन, ठीक है। देन एग्रेशन यानी कि जो है इससे क्या होता है कि लोग अपने आप को हार्म करेंगे या अपने बिहेवियर से दूसरों को जो अपने सराउंडिंग में हार्म होगा उनके, ठीक है। हम बात करें इंसेंटिव्स, तो ये एक मीन है मोटिवेशन का। टाइप्स की बात करें तो बेसिस ऑफ प्रेशर के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ मनी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के हिसाब से इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब बात करते हैं ये सारी चीजें कि कौन कौन सी थियोरीज है मोटिवेशन की। तो ओल्डेस्ट थियोरी है कैरोट एंड स्टिक थियोरी, background of common sense, then scientific management given by F.W. Taylor in 1900, जिन्होंने differential piece weight system and सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने सोचा ह्यूमन बींग्स मनी माइंडेड होते हैं। देन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ था 1920 में, जो कि अल्टन मेयो ने उनके जो है सपोर्टर्स के साथ किया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो है कॉन्सेप्ट की ह्यूमन रिलेशन होता है, और उन्होंने जो दूसरे ऊपर के जो अबव कॉन्सेप्ट है उनको इग्नोर किया, और उन्होंने हाईलाइट किया कि लोगों के सोशल और इगोस्टिक नीड्स भी होती हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करती है, ना कि वो सिर्फ मोनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट मोटिवेट ना हो, कि वो नॉन इंसेंटिव जो इंसेंटिव्स होते हैं नॉन मॉनेटरी उनसे भी मोटिवेट होते हैं। Now दूसरी theories हैं need hierarchy theory that was given by Abraham H. Maslow in 1943, then two factor theory 1959 given by Frederick Herzberg, then theory X and theory Y by Douglas MacGregor, then three need theory that is given by D.C. McClelland, ERG theory around 1970 it was given by Clayton Alderfer, theory Z by William Auchi American scholar in 1980, expectancy theory हम जिसको ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थियोरी कहते हैं दैट इज गिवन बाय वी ब्रूम इन 1960, देन परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन थियोरी बाय प्रेटर एंड लॉलर, देन इक्विटी थियोरी बाय स्टैकी एडम 1963 में दी। ठीक है, अब बात करते हैं तो अब्राहम मैस्लो थियोरी। तो ये थियोरी 1943 में दी गई थी। यहाँ पे इसका फोकस था नीड पे, और यहाँ पे जो है मैस्लो ने जो है नीड को कहा कि मोटिवेशन का जो एपिक पॉइंट होता है वो नीड होता है, और नीड्स 5 तरह की होती हैं: साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये जो है जो थियोरी है ये एम्पिरिकल नीड पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि नीड और बिहेवियर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब बात करते हैं मैक्लेलैंड थ्योरी की। तो इसके हिसाब से तीन नीड थ्योरी होती है, थ्री नीड थ्योरी। फुल नेम जिनका है डेविड मैक्लेलैंड, और जो साइकोलॉजिकल प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कौन कौन सी नीड होती है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। इस थ्योरी से जो है हम नीड और जॉब सेटिस्फेक्शन का रिलेशन समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जिसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहते हैं। ये डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी है। उन्होंने कम से कम रिसर्च जो है 200 अकाउंट अमाउंट पे कम से कम रिसर्च कंडक्ट की, और वो इंजीनियर हैं यूएसए के। और ये जो थियोरी है बेस्ड है इंपेरियल स्टडी, जो कि अराउंड 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर जो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में पिट्सबर्ग इन यूएसए, उन पे की गई थी। अकाउंटेंट एंड इंजीनियर्स को जो है पूछा गया था कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं जॉब के बारे में, कि वो कितना अच्छा फील करते हैं या कितना बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है, टू जॉब फैक्टर के साथ उनको बताना था। अब बात करें यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स की, तो हाइजीन फैक्टर्स में डिससेटिस्फाइड मेंटेनेंस, जॉब कॉन्टेक्ट, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसमें हम बात करते हैं सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, रिलेशन विद सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स, स्टेटस एंड पर्सनल लाइफ इसके अंदर आते हैं। देन मोटिवेशनल फैक्टर्स में जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जॉब कंटेंट मोटिवेशनल होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है एक तरह से, जिसमें ग्रोथ, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब बात करते हैं रोम एक्सपेक्टेंसी थियोरी। इसको रूम ने दिया था 1964 में। उन्होंने मोटिवेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया
उनके हिसाब से 3 एलिमेंट्स होते हैं मोटिवेशन के, एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटलिटी प्लस बैलेंस। अगर जो है ये तीनों ही हाई होंगे तो मोटिवेशन हाई होगा, अगर तीनों जो ये एलिमेंट्स हैं अगर ये लो होंगे तो मोटिवेशन लो होगा। अब याद रखना कि डेवलपिंग कंट्री के लिए मैस्लो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइक इंडिया, एंड हर्ट्सबर्ग थ्योरी जो है वो डेवलप कंट्रीज के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। अब बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? एक ऐसी आर्ट है या हम कह सकते हैं एबिलिटी है या प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज, उनको इन्फ्लुएंस गाइड इंस्पायर किया जाता है, मतलब फॉलोअर्स को, जिससे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस विलिंगली दे, कंप्लीटली और एंथुसियास्टिकली, जिससे कि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव किए जाएं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसमें लीडर होते हैं, फॉलोअर होते हैं। लीडरशिप का फोकस इंस्पायरिंग पे होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं लीडर और फॉलोअर के बीच में, ये एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड गोल के लिए होता है और इससे विलिंगली कॉपरेशन होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और याद रखना लीडरशिप के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑल्फ्रेड एंड बेटी के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं लीडर्स के: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इंटेलेक्चुअल, इंस्टीट्यूशनल, परवेसिव एंड क्रिएटिव। ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ लीडर्स हैं। देन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो कौन कौन से स्टाइल्स हैं? मोटिवेशन के बेसिस पे पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल, नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज जिसको लेसेस फेयर या परमिसिव भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सुपरविजन तो आएगा एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। देन थियरी ऑफ लीडरशिप, तो इसमें ट्रेडिशनल ट्रेड्स के हिसाब से आएगी ग्रेट मैन थ्योरी, जिसके हिसाब से कहते हैं लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड, मतलब कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेट मैन थियरी के हिसाब से कि जो क्वालिटीज होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं लीडरशिप की, और वो जीन्स में ही होती हैं पर्सन के। देन अनदर इज ट्रेड थियरी, ये बर्नार्ड ने दी है और ये जो है ग्रेट मैन थियरी का मॉडिफिकेशन वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इन शॉर्ट हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज हमने प्लानिंग में प्लान की थी वो सारी एक्टिविटीज एज पर प्लान हुई हैं नहीं हुई हैं, तो वो सारी चीजें चेक करना, ठीक है, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, बात करें फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के, तो कंट्रोलिंग ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक पॉजिटिव फोर्स है, ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ये एक मीन्स है नॉट एन एंड। और याद रखना कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किस चीज का आप करोगे। प्रोसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पून्स एंड ओडोनेल, उनके हिसाब से 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए जाते हैं, देन परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है, एंड देन वेरिएशंस अगर आए हैं तो उसके लिए करेक्ट किए जाते हैं वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। अब बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? बजट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, रेशियो एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट, सेल्फ कंट्रोल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ब्रेक इवन प्रॉफिट एनालिसिस, सीबीपी एनालिसिस, पर्ट, सीपीएम मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एचआरए, स्पेशल रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हैं। अब बात करते हैं बीपी एनालिसिस से क्या होता है कि हम समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट जो है इन सबका रिलेशनशिप क्या है और उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब पर्ट क्या है? पर्ट यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम को क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। पर्ट को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है लाइक नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क प्लानिंग, शेड्यूलिंग मेथड। सीपीएम जो है इसको टेक्निकल ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं। देन पर्ट मेथड है, इसको यूएस नेवी ने डेवलप किया था 1958 में सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट जो है उनके न्यूक्लियर और सबमरीन मिसाइल से रिलेटेड उसको कंप्लीट करने के लिए। जबकि सीपीएम जो है इसको ईआई ड्यूपॉन्ट एंड रेमिंगटन ने जो है रैंड कॉर्पोरेशन में यूज किया था मेंटेनेंस शेड्यूल करने के लिए। अब बात करें पर्ट की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 फेज होते हैं: प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फेज एंड इवेंट कंट्रोलर फेज।
जबकि सीपीएम में क्या होता है, एस्टिमेटेड नॉर्मल टाइम। पर्ट में क्या होता है कि जो है ज़्यादा फोकस होता है टाइम डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट पे, जबकि जो सीपीएम है इसमें फोकस होता है कॉस्ट डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट में। पर्ट जो है वो वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होता है, जबकि सीपीएम जो है वो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल थ्रू क्वालिटी सर्कल। अब बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए एबीसी एनालिसिस होता है, लाइक एबीसी यानी हाई वॉल्यूम लो नंबर, जो ज़्यादा है ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं वो लो नंबर में होते हैं। देन बी एवरेज वॉल्यूम एंड एवरेज नंबर, सी लो वैल्यू एंड हाई नंबर। कम्युनिकेशन क्या है? सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनीथिंग बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज। यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सेंड, रिसीव या अंडरस्टैंड करते हैं दो या दो पार्टीज के बीच में। इसमें एटलीस्ट दो पार्टीज होती हैं। एक ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हम कह सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया और चैनल, देन रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। सबसे पहले सेंडर जो होता है वो सोचता है कि वो मैसेज भेजेगा, देन मैसेज वो अच्छी तरह से फॉर्मुलेट करता है, देन उसको एनकोड किया जाता है एंड उसके लिए मीडिया या चैनल चूज किया जाता है। उसके बाद ये जो मैसेज है वो रिसीवर को मिलता है, रिसीवर क्या करेगा? वो अपने हिसाब से उसको डिकोड करेगा इजीली, जो उसको समझ में आए, एंड उसका जो है जो उसने मैसेज समझा है उसके हिसाब से वो अपना फीडबैक देता है। अब बात करें, मैसेज जो है वो वर्ड्स, फिगर्स, डायग्राम या गेस्चर्स किसी भी फॉर्म में होता है जिसको एनकोडिंग कहेंगे। एनकोडेड जो मैसेज होता है वो वर्बल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल और इंटरनेट फॉर्म में भेजा जाता है। चैनल जो होता है उसके थ्रू मैसेज जो है वो भेजा जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेटर, स्लाइड या कुछ भी। अब बात करें, जो मैसेज होता है उसको कोई मतलब देना, ठीक है, कोई मीनिंग देना, दैट इज डिकोडिंग। अब बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के हिसाब से, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को मिलता है, एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन जिसमें सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेट करता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो कि सिमिलर रैंक या पोजीशन के जो लोग होते हैं उनके बीच में जो होता है। देन डायगोनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे कोई प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो नहीं होता, ठीक है, यानी कोई भी कहीं भी कम्युनिकेशन करे। देन ग्रैप पॉइंट जो होता है ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो कि हम कह सकते हैं उनके बीच में ये होता है जो पर्सनल बेसिस कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कोई ऑफिशियल पर्सन नहीं होते, ठीक है, और ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होता है। याद रखना है इसके चार तरह के ग्रेप वन कम्युनिकेशन होते हैं। सिंगल स्टैंड, यानी कि जहाँ पे एक पर्सन जो है मैसेज देता है सेकंड पर्सन को, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को देता है। देन गॉसिप, यहाँ भी क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ हिज नोन पर्सन, यानी जिनको जानता है उनको जो है मैसेज पास करता है, जिनको ये न्यूज़ में इंटरेस्ट होता है। प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को रैंडम बेसिस पे मैसेज पास कर देता है। देन क्लस्टर, यानी कि ये एक सिलेक्टिव बेसिस में होता है, जैसे कि पर्सन जो है वो जो मैसेज है वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ही भेजते हैं, और ये जो सिलेक्टेड पर्सन जो रिसीवर्स होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। अब बात करें मीडिया के हिसाब से, तो इसके हिसाब से रिटन कम्युनिकेशन होता है, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। अब बात करें कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, तो सिमेंटिक बैरियर, जिसमें जैसे कि गलत तरीके से मैसेज एक्सप्रेस कर दिया, या सिम्बोल जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बहुत बार फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाता है, या एजम्पशंस जो है वो अनक्लैरिफाइड है, या टेक्निकल या जार्गन लैंग्वेज का यूज़ कर दिया गया, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। देन साइकोलॉजिकल में जैसे कि इमेच्योर इवोल्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट है, या कोई पुअर रिलेशन या लॉस बाय ट्रांसमिशन हुआ, लैक ऑफ अटेंशन, लेस ग्रास्पिंग पावर। देन अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की, तो जिसमें आएंगे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स या रेगुलेशन पॉलिसीज काम करती हैं, कॉम्प्लेक्स ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ फैसिलिटीज, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स, तो जिसमें बॉडी लैंग्वेज से भी हमें जो है एक बैरियर का काम करती है।
ठीक है, और या बहुत बार क्या होता है सीनियरिटी रिलेटेड ऑब्सलेट होते हैं। दूसरे बैरियर्स में जैसे नॉइज, टाइम, डिस्टेंस, ओवरलोड हो गया इन्फॉर्मेशन का, ये कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से भी, सभी का कल्चर अलग हो सकता है, तो मे भी सब अपने कल्चर के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। देन मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट की वजह से भी होता है। अब याद रखना ये सारे जो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि फॉर्मल लीडर में ऑटोक्रेटिक टाइप होता है, इनफॉर्मल लीडर डेमोक्रेटिक टाइप। देन लाइकर्स फॉर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लीडरशिप, ये किसने दिया था? रेजिन लिंकन। मैनेजमेंट ग्रिड और लीडरशिप ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसको दिया था आर ब्लैक एंड जेस मॉर्गन। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 5 एक्सट्रीम बिहेवियर। ठीक है, 1-9 स्टाइल जिसको इम्पोवरिश्ड कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे क्या होता है कि लो कॉन्सर्न होता है पीपल का एंड लो कॉन्सर्न फॉर प्रोडक्शन। देन 1-9 स्टाइल कॉल्ड कंट्री क्लब, जहाँ पे पीपल के लिए हाई कॉन्सर्न होता है और प्रोडक्शन के लिए लो कॉन्सर्न होता है। देन 5-5 स्टाइल कॉल्ड मिडल रोड, जिसको मिडल पाथ फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल कहा जाता है। देन 9-1 स्टाइल कॉल्ड ऑथोरिटी कंप्लायंस। ठीक है, ये टास्क बेस्ड होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हाई कॉन्सर्न होता है, पीपल के लिए लो कॉन्सर्न होता है। देन 9-9 स्टाइल्स कॉल्ड टीम बेस्ड, और यहाँ पे पीपल के लिए हाई कॉन्सर्न होता है, प्रोडक्शन के लिए भी हाई कॉन्सर्न रहता है।